हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डेमोक्रेसी। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी में टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की। हेलो दीपक, कृति, कृष्णा, ज्योति, मनीषा, सौरभ, खुशी। चलिए सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे। थोड़ा कुछ ऑडियो में इशू था, है ना? अब ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर आवाज आ रही होगी मेरी, है ना? चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेमोक्रेसी की चर्चा करी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसमें टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की। देन वी विल डिस्कस कैसे हमारे देश में कैसे चुनाव होता है, कौन सा चुनाव कैसे होता है, उन सभी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हेलो सुधांशु, निशा, राहुल, रिति। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ध्यान से समझिएगा, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर जैसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जब जो पीपल है, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या? रूल ऑफ पीपल। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब होगा? जब पीपल अपना शासन खुद से करे। When people govern themselves directly, okay? इसका मतलब क्या होगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का? When people rule themselves directly, यानी कि जब जनता अपना शासन खुद करे। अब कहेंगे सर एग्जाम्पल इसका क्या है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखिएगा, इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा। कहेंगे सर व्हाट इज दिस ग्राम सभा? तो अभी हम लोग बात करेंगे ग्राम सभा की। ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। एक बार कमेंट को रिफ्रेश करिएगा। तो देखिए, हम लोग जब बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? दैट इज ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या होता है? जैसे कोई ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के क्या सभी सदस्य ग्राम सभा में शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा नहीं। मान लीजिए आपका कोई ग्राम पंचायत होगा, उसमें जितने भी लोग हैं क्या सभी लोग उस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं? तो याद रखिएगा नो। हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243 क्लाउज बी। आर्टिकल 243 क्लाउज बी, इसमें दोस्तों ग्राम सभा को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। उसमें ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि ऑल एलिजिबल वोटर्स ऑफ अ ग्राम पंचायत, ऑल एलिजिबल वोटर्स ऑफ ए ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत, है ना, उससे मिलकर क्या होता है? उससे मिलकर आपका ग्राम सभा का गठन होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी विलेज पंचायत है, कोई ग्राम पंचायत है, उसके अंदर जो भी ऐसे लोग जो कि एक तो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हों और दूसरा जिनका जो नाम है वहां के वोटर लिस्ट में है, वहां के इलेक्टोरल रोल में है ना, तो वही दोस्तों उसी से मिलकर किसका गठन होता है? ग्राम सभा का गठन होता है। मान लीजिए कोई विलेज पंचायत है, उसकी जनसंख्या है 2000, है ना, वहां पर 2000 लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर मान लीजिए कि 1200 लोग ऐसे हैं जिसका उम्र क्या है? 18 वर्ष से ज्यादा है। लेकिन क्या वो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं, क्या वो 1200 लोग सभी ग्राम सभा के मेंबर होंगे? तो याद रखिएगा नहीं। ग्राम सभा के मेंबर कौन होंगे? उन 1200 में से
मान लेते हैं कि 1000 लोग ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, 200 लोग ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो जिनका नाम वहां के वोटर लिस्ट में होगा, जो 1000 लोग, जो 1000 लोग वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उनसे मिलकर क्या होता है, ग्राम सभा का गठन होता है। और जब भी किसी गांव के अंदर कोई कानून, कोई नियम, कुछ भी बनाना होता है, रूल, तो ये 1000 लोग क्या होते हैं, बैठते हैं एक साथ और उसके बाद मिलकर वो क्या करते हैं, नियम कानून बनाते हैं। ये तो ग्राम लेवल पर है ना। सिटी में कैसे होता है, अभिषेक कुमार जी, अभी हम आएंगे सिटी पर। जिला परिषद होता है सिटी में, है ना। ब्लॉक में आपका क्या होता है, प्रमुख होता है ना। तो वहां पर कैसे होता है उसकी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। वहां पर आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। डायरेक्ट वहां पर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के जनप्रतिनिधि, जैसे आप लोगों के क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता होगा, जिला परिषद के सदस्य का चुनाव होता होगा, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो भी जिला परिषद के सदस्य चुनकर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो बैठते हैं और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, जिला के लिए। वहीं पर जो आपका कोई शहर है, सिटी में क्या होता है, नगर निगम होता है। वो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पर नगर निगम है, कहीं पर नगर पालिका है, कहीं पर नगर पंचायत है ना। जैसे बड़े बड़े शहर है, वहां पर क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, नगर निगम होता है, और वहां पर नगर निगम में जो वार्ड मेंबर्स होते हैं वो बैठकर क्या करते हैं, शहर के लिए कानून बनाते हैं। ओके, तो हम लोग जब आएंगे तो बात करेंगे वहां पर। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका ग्राम सभा, एक तो ग्राम सभा का मतलब क्या है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का डेफिनेशन क्या है, ऑल एलिजिबल वोटर्स ऑफ ए ग्राम पंचायत, यानी किसी ग्राम पंचायत में मौजूद सभी योग्य मतदाता, सभी योग्य मतदाता, है ना, योग्य मतदाता, इनसे मिलकर क्या होता है, ग्राम सभा का गठन होता है। और कई बार आपसे सवाल यह भी पूछा जाता है कि ग्राम सभा का जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, यह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है। इट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 243 क्लाउज बी, 243 बी में इसका परिभाषा दिया गया है। फटाफट आप लोग इतना लिखिए, फिर हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करेंगे, फिर कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे। मतलब कि मोनार्की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, इन सभी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो फटाफट आप लोग इतना लिखिए पहले, फिर चलते हैं इसके आगे अगले पॉइंट पर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता सकते हो। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई परेशानी। हेलो निखिल, पल्लवी, गुड, सभी ने लिख लिया। सर चीजों को रिवीजन कैसे करें, उसको देखिए हर दिन आप ना, सुधांशु, रिवीजन इज द मतलब सबसे आपका प्रिपरेशन के हिस्से का सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन। आप या तो दिन में 1 घंटे रखो रिवीजन के लिए, या फिर वीक में 1 दिन रखो रिवीजन के लिए, है ना। ठीक है, क्लियर, गुड गुड गुड। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है दोस्तों, व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है ना, ये भी देखिए लोगों के द्वारा ही शासन होता है, लेकिन यहां पर लोग डायरेक्टली शामिल नहीं होते, किसमें, लॉ मेकिंग में। डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं पीपल खुद से। ये क्या करते हैं, ओके मैं फिर से एक बार समझा देता हूं खुद से। देखो डेमोक्रेसी में 2 तरह का डेमोक्रेसी, एक है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब कि जब जनता जो है ना, जो पीपल है, वो अपना शासन खुद से करे, यानी कि वो अपना नियम कानून खुद से बनाए। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्राम सभा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग चीजें हैं। ग्राम पंचायत का मतलब क्या, किसी भी विलेज के अंदर जितने भी लोग हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत में रहने वाले लोग। लेकिन जो ग्राम सभा होता है ना, ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, किसी भी विलेज पंचायत में, किसी भी ग्राम पंचायत में ऐसे लोग जो 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के, यानी जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, और वोट देने की न्यूनतम आयु हमारे देश में क्या 18 वर्ष है ना। और ये जो न्यूनतम मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर के ऐसे लोग जिनका नाम वहां के मतदाता सूची में, वहां के वोटर लिस्ट में है, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, उन्हीं से मिलकर किसका गठन होता है, ग्राम सभा का गठन होता है। और ग्राम सभा में जब कोई ग्राम पंचायत के लिए कानून बनना होता है, कोई नियम कुछ भी बनना होता है, तो वो ग्राम सभा के मेंबर्स एक जगह बैठते हैं और वो बैठकर क्या करते हैं, अपने लिए रूल बनाते हैं, अपने लिए नियम बनाते हैं।
ये जो है इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दैट इज ग्राम सभा एंड इट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 243B ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, खुशी क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें दोस्तों तो यहां पर क्या होता है इस कंडीशन में, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि पूरे राज्य का शासन करना है, पूरे देश का शासन करना है, क्या पूरे राज्य के लोगों को, पूरे राज्य के जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, क्या उन्हें किसी एक जगह पर इकट्ठा करके उनसे पूछकर कानून बनाना पॉसिबल है, संभव है? क्या पूरे देश के लिए अगर कानून बनाना है तो क्या पूरे देश को लोगों को एक जगह इकट्ठा करके हम उनसे पूछकर कानून बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर आता है फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का हमें सहारा लेना पड़ता है। यहां पर भी पीपल ही करते हैं रूल एक तरह से, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं। मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर पीपल क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, पीपल इलेक्ट करते हैं। इसको लोग जो है यहां पर इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, किसे? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को, यानी अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यहां पर अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और यहां पर ये प्रतिनिधि फिर कहां पर? संसद में बैठकर, है ना, फिर कहां पर? विधानसभा में बैठकर, है ना, संसद में जैसे एमपीज होते हैं वो बैठकर आपके लिए कानून बनाएंगे। विधानसभा में जो विधायक होते हैं, एमएलएज होते हैं, एमएलसी होते हैं, है ना, विधान परिषद में, वो बैठकर क्या करेंगे? आपके लिए कानून बनाएंगे। यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो क्या करेंगे? आपके लिए रूल बनाएंगे, रूल बनाएंगे और फिर इसी रूल के माध्यम से क्या होगा? इन जनता पर, ये जो पीपल हैं, इन पर क्या होगा? इन पर शासन होगा। ओके, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दोस्तों इस तरह से काम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे संसद, संसद, है ना, जैसे विधानमंडल, है ना, मतलब पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, ये सभी क्या है? इसका एग्जाम्पल है। पार्लियामेंट, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सभी क्या है? इसका एग्जाम्पल है। क्योंकि यहां पर जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनको कौन चुनकर भेजते हैं? उनको जनता के द्वारा ही चुनकर भेजा जाता है। लेकिन जनता कैसे चुनती है अपने प्रतिनिधि को, है ना, जनता कैसे चुनती है अपने प्रतिनिधि को? तो वो क्या करती है? वोट के माध्यम से, यानी मतदान के माध्यम से क्या करती है? जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। और वो प्रतिनिधि फिर जो एमपीज आप लोकसभा के चुनते हैं, वो एमपीज कहां? संसद में जाकर बैठते हैं। जो राज्यसभा के एमपी चुने जाते हैं वो जाकर संसद में बैठते हैं और वो फिर क्या बनाते हैं? लॉ मेकिंग का काम करते हैं पूरे देश के लिए। विधानसभा में इसी तरह जो विधायक एमएलएज होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते हैं और वो क्या करते हैं? पूरे राज्य के लिए कानून बनाते हैं। अराउंड निखिल निखिल, जो भी नाम है, आपका नाम प्रॉपर दिख नहीं रहा है ना, पाल जी, निखिल कुमार जी, ये जो आपका लेक्चर खत्म होगा अराउंड मान लीजिए कि 60 के अराउंड जाएगा, 60 मिनिमम, है ना, 60 से ज्यादा भी हो सकता है 5-10, लेकिन मिनिमम 60 लेक्चर्स तो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां पर इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब ये वोट क्या होता है, मतदान क्या होता है, मतदान की बात हम लोग करते हैं। पहले आप लोग इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हो, है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, फिर हम चलेंगे इसके आगे। वोट का मतलब क्या होता है, हम लोग इसकी बात करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर आपको इसको लैंग्वेज में लिखना है तो मैं लिख देता हूं। इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पीपल elect their representatives. In this type of democracy people elect, रॉन्ग रूल बना तो उसके लिए जुडिशियरी है, आकर्ष, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई गलत कानून बनता है, आकाश जी बिल्कुल अच्छा सवाल है आकर्ष जी का। इन्होंने बोला कि अगर कोई गलत कानून बना दे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो क्या होगा भाई साहब? जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें भी पावर किसके पास है? जनता के पास है। अगर किसी गवर्नमेंट ने आया और आपके हित में कानून नहीं बनाया तो अगली बार जब चुनाव होगा, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? उनको वोट नहीं देंगे तो वो फिर सत्ता में नहीं आएंगे। और उसके लिए क्या होता है, अगर कोई गलत कानून बनता है तो उसके लिए क्या होता है, जो लोकसभा, हमारी जो मंत्रिपरिषद, जो सरकार होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
तो लोकसभा में जो विपक्ष के सदस्य हैं वो जो सत्ताधारी दल है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं। वहां पर जुडिशियरी में अगर कोई गलत कानून बनाता है तो आप उस कानून को लेकर कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो कानून है ये गलत है, ये हमारे पक्ष में नहीं है, इससे हमारे हितों का उल्लंघन हो रहा है ना, या इससे हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो जुडिशियरी क्या क्या काम होता है, वो उस कानून को निरस्त कर देती है ना, उस कानून को समाप्त कर देगी। क्लियर है यहां तक? मैं फिर से एक बार इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को बता रहा हूं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीपल है, लोग जो हैं वो वोट यानी मतदान के माध्यम से चुनाव करते हैं, किसका, इलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं किसका, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का, अपने प्रतिनिधियों का। और ये प्रतिनिधि फिर संसद में, विधानसभा में, विधानमंडल में बैठ करके क्या करते हैं, आपके लिए नियम बनाते हैं, आपके लिए कानून बनाते हैं, और वही कानून के द्वारा फिर आपके ऊपर क्या होता है, शासन होता है। यहां पर पीपल ही रूल कर रहे हैं, लेकिन वो पीपल डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से कर रहे हैं। किसके, वो कौन चुन रहा है इस रिप्रेजेंटेटिव को, आप लोग ही तो चुन रहे हैं, पीपल ही तो चुन रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? आ गया समझ में मनीषा जी? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। इसको अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में मैं लिख देता हूं। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, मैं इसका वो लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लेना। पीपल elect their representative, people elect their representative, and representatives make law for them। यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तथा प्रतिनिधि जो भी एमपी एमएलएज हैं, प्रतिनिधि इनके लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। इनके लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, और फिर इसी कानून के माध्यम से क्या होता है, इनके ऊपर क्या होता है, शासन होता है। क्लियर? आ गया सभी को समझ में? ठीक है ना। अब हम लोग देखिए इसके आगे की तरफ चलते हैं। अब ये सवाल उठता है कि व्हाट इज द वोट, मतदान है क्या आखिर में, किस चीज का दान है भाई, मतदान। नाम में ही देखिए लगा हुआ है मत का दान, यानी आपका जो मत है ना, उसका क्या करना, दान करना। आप किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी भी, मान लीजिए कि चुनाव होता है, जो लोग वोट करते हैं किसी भी प्रतिनिधि को, किसके आधार पर, कि ये जो मेंबर है, ये जो प्रतिनिधि, ये जो चुनाव में ये आदमी खड़ा है ना, ये हमारे हित के लिए काम करेगा, ये हमारी अच्छाई के लिए काम करेगा, ये हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हमारी बातों को सुनेगा, इसीलिए तो आप उस मेंबर को वोट करते हैं। कई जगह पर अलग बात है ना। सर पीएम को पार्लियामेंट के मेंबर्स चुनते हैं अभिषेक कुमार गौतम जी ने। पीएम जो चुनते हैं ना, पीएम को चुनते हैं जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो भी सत्ताधारी दल होता है वो चुनता है, जिसको भी सबसे ज्यादा लोकसभा में, जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि अभी वर्तमान में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो बीजेपी जो है ना वो पार्टी डिसाइड करेगी कि हमारा जो लोकसभा का लीडर कौन होगा, यानी कि कौन हमारी तरफ से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, है ना, वो पार्टी डिसाइड करती है ना, कि पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा सभी ने। लास्ट में बताते हैं शोधांशु, लास्ट में आपको 5 मिनट में ये ऐसे सवाल आप पूछ लेना, लास्ट के 5 मिनट में मैं वहां पर बता दूंगा। ठीक है, यहां तक लिख लिया सभी ने। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। देखिए वोट का मतलब क्या होता है, वोट यानी मतदान। मतदान का मतलब अगर हम बात करें दोस्तों, मतदान का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि वोट का मतलब ही क्या है, संप्रभुता का दान। क्या है इसका मतलब, संप्रभुता का दान। यानी जो भी आपकी सॉवरेनिटी है, यानी कि आप अपने, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है,
मैंने आपको बताया है व्हाट इज सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग या सुप्रीमेसी ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज सॉवरेनिटी। और मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपने निर्णय लेने की क्षमता का दान कर दे रहे हैं। किसको? अपने रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि आपको उस रिप्रेजेंटेटिव पर, उस प्रतिनिधि पर भरोसा है कि ये जो व्यक्ति है ये हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे हित के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। तभी तो आप अपने निर्णय लेने की क्षमता का दान कर दे रहे हैं, किसे? अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो मतदान का मतलब क्या होता है? अपने सॉवरेनिटी का क्या करना? ट्रांसफर करना, दान करना। ठीक है, तो सर जो डिसाइड करते हैं उनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है? नहीं नहीं, देखो अभिषेक क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी है, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली लोकसभा में, तो बीजेपी के जो भी पार्टी मेंबर्स हैं, पार्टी के जो हेड हैं, है ना, वो सभी क्या होता है, डिसाइड करते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से ये व्यक्ति जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और वो सभी को मानना होता है ना। वो सभी को क्या होता है, मानना होता है कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे हमारी पार्टी की तरफ से। या फिर जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस मान लीजिए अगला चुनाव होगा अभी 2024 में, कांग्रेस क्या देगा भाई कि जैसे चुनाव होता है, मान लीजिए कांग्रेस मेजोरिटी में आ गई, कांग्रेस कहेगी कि हमारी तरफ से राहुल गांधी या फिर XYZ पर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर होगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, है ना, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी है। क्लियर है? इनफैक्ट अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, हम लोग आगे जब चलेंगे ना तो बात करेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ऐसा नहीं है आप अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर कांग्रेस को मेजोरिटी आ गई, एक सेकंड के लिए समझिएगा, या बीजेपी किसी भी पार्टी को मेजोरिटी आई, उसके लीडर ने मुझे फोन किया कि हाँ मिस्टर ज्ञान प्रकाश झा, बोले कि यस, बोले कि आपको हमें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना है, बोले कि ठीक है कर दीजिए। वो हमको बुलाएंगे, कहेंगे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट। हमारे पास क्या है, हम अभी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं है, फिर भी हमें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन यह है कि विद इन 6 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि 6 मंथ के अंदर क्या होना पड़ेगा, हमें या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का मेंबर बनना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक योग्यता है कि आपका उम्र क्या होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, है ना। तो आप क्या भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना, तो आप अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको विद इन 6 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन आपको अपॉइंट किया गया उसके 6 मंथ के अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। इज इट क्लियर अभिषेक? अब तो कोई डाउट नहीं है? हाँ दिख रहा है सैजल कुमारी जी, आपका भी डाउट आपका भी कमेंट दिख रहा है, बताइए कोई डाउट है तो। अब हम लोग चलते हैं, देखिए यहां पर मतदान की बात करें तो याद रखिएगा हमारे देश में राइट टू वोट यानी जो मतदान का अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। ये जो मतदान का अधिकार है ना, ये कैसा अधिकार है दोस्तों? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट। कैसा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संवैधानिक राइट है, संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि ये हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। राइट टू वोट जो है ये कैसा अधिकार है? एक संवैधानिक अधिकार है। किसके तहत? तो याद रखिएगा ये जो वर्णन है ये किसमें है? आर्टिकल 326 में। आर्टिकल 326 में कहा गया है राइट टू वोट, यानी कि आपका मतदान का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यानी कि आपको, अगर आप एलिजिबल वोटर हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपको वोट देने से कोई रोक नहीं सकता है। किसी को नहीं वोट देना चाहे तो देयर इज ऑप्शन ऑफ नोटा, है ना दीपक जी, वहां पर जो है नोटा का ऑप्शन होता है। हम लोग अभी आगे बात करेंगे कि नोटा ऑप्शन कब आया, कैसे आया, सब कुछ बात करेंगे, है ना, चिंता मत करिए। वहां पर नन ऑफ द अबव का ऑप्शन आता है। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। देखिए राइट टू वोट एंड राइट टू गेट इलेक्टेड, चुने जाने का अधिकार। राइट टू गेट इलेक्टेड यानी कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार। गेट इलेक्टेड इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू गेट इलेक्टेड इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326। अंडर आर्टिकल 326, यानी कि आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। आर्टिकल 326 के तहत, आर्टिकल 326 के तहत चुने जाने का अधिकार, यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार या चुने जाने का अधिकार भी एक संवैधानिक अधिकार है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अलग अलग जजमेंट में कहा है, एक संवैधानिक अधिकार है।
लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको मतदान से रोका जाता है ना, या फिर आपको चुनाव लड़ने से रोका जाता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको मतदान से रोका जाता है, वोट देने से रोका जाता है, या फिर आपको चुनाव लड़ने से रोका जाता है ना, उस कंडीशन में क्या होगा? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं? क्या डायरेक्टली सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय महोदय, हमें हमारे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हमें मतदान से रोका जा रहा है, या फिर हमें किससे रोका जा रहा है? चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, इससे हमारे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो याद रखिएगा, नहीं, इस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और वो कंडीशन है जब आपके मौलिक अधिकारों का, यानी कि जब आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो। और याद रखिएगा, राइट टू वोट एंड राइट टू गेट इलेक्टेड, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार और मतदान का अधिकार, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि ये आपका एक संवैधानिक अधिकार है, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कहेंगे सर इस कंडीशन में फिर हम कहां जाएंगे? तो इस कंडीशन में आप कहां जा सकते हैं? इस कंडीशन में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। इसमें बस एक पॉइंट, 2 पॉइंट और लिखना है, फिर हम चलेंगे, बात करेंगे टाइप ऑफ, और डेमोक्रेसी का हम लोगों ने देखा। डेमोक्रेसी के बाद इसमें पहले हम लोग देखेंगे मोनार्की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है ना, अब्सोल्यूट मोनार्की क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। पहले मतलब ये देखेंगे हम लोग कि वोटिंग सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में मतलब मतदान का क्या क्या मतलब तरीका है, उसकी हम लोग बात करेंगे। पहले आप लोग इतना लिख लो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइए। हाँ जी, सभी को आ गया समझ में? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्या दिक्कत आ रहा है प्रतीक, प्रतीक जी है ना, पहले बताइए तो क्या दिक्कत है? कौन से पार्ट में है? तो ये है आपके पार्ट 15 में, है ना, अभिषेक कुमार गौतम जी, पार्ट 15 में है ये। ओके, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं। देखिए हमारे देश में जो वोट देने के पहले न्यूनतम आयु थी ना, वो थी कितनी? वो थी 21 वर्ष। मिनिमम एज जो थी हमारे देश में वोट देने की, वो 21 ईयर थी, है ना। अब देखिए, जो आपका 69th होता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, सॉरी 69th नहीं, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, है ना, कब? 1989। और इसके द्वारा क्या होता है? तो याद रखिएगा, वोट देने की एज, वोट देने की एज को, यानी उम्र को 21 से घटाकर, 21 से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये अमेंडमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है आपसे कि वोट देने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? ठीक है, तो ये कब किया गया है? ये किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा। और इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा एक पॉइंट और, नेशनल वोटर्स डे आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों याद रखिएगा कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये आपका मनाया जाता है हर वर्ष, कब? ऑन 25th ऑफ जैन, 25 जनवरी को। कहेंगे सर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? वाई? नेशनल वोटर्स डे, अभी अभी लिख दे रहे हैं अर्चना, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
की स्थापना, इसकी जो स्थापना होती है ना, ये कब होती है? 25 जनवरी 25 ऑफ जैन 1950 को इसकी स्थापना होती है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्थापना होता है ये होता है किसके तहत? तो याद रखिएगा आर्टिकल 324 के तहत, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को हुई, और इसलिए 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और याद रखिएगा सीएए का मतलब है यहां पर सीएए, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है ना। संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं इसे, संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं, है ना। संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं, है ना। ये एक तरह का इलेक्टोरल रिफॉर्म था, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, है ना, मतलब जब कहा गया ऐसा यहां पर वो दिया गया, है ना। बिल्कुल आते हैं, डेफिनेटली आते हैं आशुतोष, तभी तो यहां पर किया करवाया जा रहा है। एक एक जो चीज करवाया जा रहा है सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी करवाया जा रहा है ना। दीपक जी इसलिए करवाया गया था क्योंकि देखिए जब कहा गया कि भाई शादी की जो न्यूनतम आयु वो 18 वर्ष है, तो मतदान जब कोई शादी कर सकता है 18 वर्ष में, तो मतदान की उम्र क्यों नहीं, वो सरकार क्यों नहीं चुन सकता? यहां पर 21 से घटाकर इसलिए कहा गया कि 18 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्लियर? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ वोटिंग सिस्टम, है ना। भारत में कैसे कैसे मतलब वोटिंग का सिस्टम क्या क्या है, कैसे कैसे चुनाव होता है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक, इसका चुनाव कौन कराता है इसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे और भी आगे के मुद्दों के ऊपर। ठीक है, इज इट क्लियर? मैं आपका सवाल नहीं समझ रहा हूं आशुतोष, क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं, कब से सिलेक्शन दे रहे हैं? अब देखिए वोटिंग सिस्टम इन इंडिया, वोटिंग सिस्टम इन इंडिया, वोटिंग सिस्टम इन इंडिया यानी भारत में निर्वाचन प्रणाली, भारत में निर्वाचन प्रणाली। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, देखते हैं किसे किसे पता है। हमारे चुनाव आयोग, जो भारतीय चुनाव आयोग है, उसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, आप बता सकते हैं क्या? जो हमारा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बहुत बच्चों का हुआ आशुतोष, पिछले 10 साल से ये काम कर रहा हूं, कई बच्चे हैं, है ना, अलग अलग जगहों पर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे वोटिंग सिस्टम इन इंडिया। तो देखिए दो तरह का वोटिंग सिस्टम है, एक है आपका एफपीपीएस। एफपीपीएस सिस्टम का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, समझिए। इसे आप हिंदी में भी ऐसे ही याद रखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एफपीपीएस सिस्टम को इसी तरह हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब इस चुनाव प्रणाली का जो प्रयोग होता है, एफपीपीएस सिस्टम का जो प्रयोग होता है, ये कहां पर होता है, तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, कैसे चुनाव होता है इसमें हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसका यूज कहां पर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसमें यूज होता है, जनरली डायरेक्ट इलेक्शन, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है आपका एफपीपीएस सिस्टम का यूज होता है। सुकुमार सेन थे, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया अभिषेक गौतम जी ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट इलेक्शन में इसमें एक्चुअली में क्या होता है, एफपीपीएस सिस्टम में यहां पर क्या होता है कि आप जैसे जाते हैं वोट करने के लिए, वहां पर आप, अब तो ईवीएम आता है, अब तो ईवीएम रहता है ना। ईवीएम में क्या होता है, जो भी कैंडिडेट होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो भी कैंडिडेट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट है, ए बी सी और डी, ये 4 कैंडिडेट है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब यहां पर आप जाकर क्या करते हैं, इस कैंडिडेट को वोट करते हैं पार्टिकुलर, यहां पर पर्टिकुलर आप किसी इंडिविजुअल को वोट करते हैं, और वो इंडिविजुअल जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ता है, उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है उस पर आप मतदान करते हैं। यानी कि इन एफपीपीएस सिस्टम आप जाकर क्या करते हो, किसी भी पर्टिकुलर क्या करते हैं, इंडिविजुअल को वोट करते हैं। और उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि 100 वोट पड़ा, यानी कि 100 लोगों ने मतदान किया,
और उसमें इस ए को मान लीजिए कि 35 वोट मिला, इस बी को मान लीजिए 25 वोट मिला, इसे मान लीजिए 17 वोट मिला, है ना, और इसे मान लीजिए कि कितना वोट मिला, 23 वोट मिला डी को, टोटल 100 वोट हो गया। इसमें क्या होता है, इस चुनाव में बिल्कुल आएगा, है ना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा आशुतोष। देखिए हम लोग जब बात करते हैं यहां पर ए बी सी और डी, ये 4 कैंडिडेट खड़ा हुआ है चुनाव में। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहां पर 100 वोट पड़ा, 100 वोट पड़ा तो ए बी सी और डी ये 4 कैंडिडेट थे। ए को 35 पड़ा, बी को 25 पड़ा, सी को 17 और डी को 23 पड़ा। मान लीजिए यहां पर जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलता है, जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिला, है ना, वो क्या होगा, वो चुनाव आपका जीत जाता है, वो क्या हो जाता है, विनर डिक्लेयर हो जाता है। यानी कि इस प्रकार का चुनाव जो होता है एफपीपीएस सिस्टम में, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा मत मिलता है वो क्या होता है, वो आपका डिक्लेयर हो जाता है, क्या, विनर डिक्लेयर हो जाता है। क्लियर है पहली बात तो ये। अब देखिए बाद में आगे चलकर क्या होता है, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है इन 2013। ठीक है, कहा गया मतलब कि एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स था एक तरह से, हम लोग इसे काफी आगे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे, बस अभी आपको सुनना है। जब हम इलेक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम इलेक्शन कमीशन वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर हम काफी डिटेल में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। 2013 में क्या होता है, एक प्रकार का चुनाव सुधार होता है कि मान लीजिए कि कोई वोटर है, जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, कोई क्रिमिनल है, कोई मर्डरर है, कोई रेपिस्ट है, कोई मतलब कोई पसंद नहीं आ रहा है उससे, एक भी कैंडिडेट जो है किसी चुनाव में, मान लीजिए कि मतदाता को कोई भी कैंडिडेट समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, वो किसे मतलब वोट करेगा। तो याद रखिएगा उस कंडीशन में इन 2013 में क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसका, नोटा का, नन ऑफ द अबव। यानी कि अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, आप क्या कर सकते हो, नोटा पर आप जाकर बटन दबा सकते हो। किस पर बटन दबा सकते हो, नोटा पर जाकर बटन दबा सकते हो। यानी कि एक नया ऑप्शन दे दिया गया ईवीएम में, एक नया ऑप्शन दे दिया गया, क्या, नोटा। यानी नोटा का मतलब क्या, नन ऑफ द अबव। यानी कि अगर आपको इसमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है ना, आप क्या कर सकते हैं, आप नोटा पर जाकर क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पर क्या हो गया कि इस कंडीशन में मान लीजिए कि 100 की जगह पर मान लीजिए कि 150 वोटर हो गए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यह तो पहला कंडीशन था। अब मान लीजिए कि यहां पर 150 वोटर हो गया और इसमें से 50 लोगों ने कह दिया कि नहीं, हमें इसमें से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप लोग, इसमें से 50 लोगों ने यह कह दिया कि ये चारों में से हमें कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या इस परिस्थिति में फिर से चुनाव होगा। अगर नॉर्मली तो यही होना चाहिए ना, कि अगर लोगों ने कह दिया कि भाई इन चारों कैंडिडेट में से हमें कोई पसंद नहीं है ना। ईवीएम के भी बारे में बताएंगे विष्णु कुमार जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। जब हम चुनाव मतलब प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 15 में पूरा डिटेल में बात करेंगे। पहले जो अभी बता रहा हूं आप उसे ध्यान से सुनो। मान लीजिए कि 50 लोगों ने नन ऑफ द अबव का वो कहा, तो इस कंडीशन में सामान्यतः क्या होना चाहिए, चुनाव दोबारा होना चाहिए। लेकिन यहां पर यह कहा गया सरकार की तरफ से, नहीं, हम यहां पर दोबारा चुनाव नहीं करा सकते हैं, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, चुनाव में टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है। हमारे देश में ऐसे ही चुनाव बहुत महंगा चुनाव जो होता है, हर वर्ष देखते हैं। अभी आप लोग न्यूज में हमेशा सुनते होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चल रही है बार बार। और ये सरकार मतलब चाह भी रही है कि हम क्या करें, एक राष्ट्र एक चुनाव कि मतलब जो वो है उसे हम इंप्लीमेंट करें। और हो सकता है कि आगे नेक्स्ट बार अगर बीजेपी आए तो हो सकता है कि वो इसे इंप्लीमेंट भी कर दे, वन नेशन वन इलेक्शन को। क्योंकि चुनाव जो है ना, हमारे देश में देखते हैं चुनाव एक पर्व की तरह हर वर्ष चुनाव होता रहता है। अभी भी आगे कुछ कई राज्यों में चुनाव मतलब डिक्लेयर हो गया है कि नवंबर में कई राज्यों में चुनाव है ना। फिर अगले साल लोकसभा का चुनाव, फिर उसके बाद किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव। तो उसमें पैसा किसका जाता है, क्या सरकार का पैसा जाता है क्या? टैक्स पेयर, सरकार के पास जो पैसा है वो किसका पैसा है? हम लोग टैक्स पे करते हैं तो वही सरकार के पास पैसा, वही पैसा खर्च होता है ना। तो यहां पर सरकार ने कहा नहीं कि हम यहां पर दोबारा चुनाव कराना संभव नहीं है। यहां पर जो नोटा के बाद जो दूसरा जिसके पास सबसे ज्यादा मत मिलेगा वो क्या हो जाएगा, विनर डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यानी कि इस कंडीशन में दोबारा चुनाव नहीं होता अगर नोटा को भी ज्यादा वोट दे दिया जाए तो। इसके नोटा के बाद जिस कैंडिडेट को दूसरा सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही क्या होता है, वहां पर चुनाव मतलब जीत जाता है। ठीक,
और सरकार का ये कहना है कि नहीं, हम टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे खर्चा नहीं कर सकते हैं, है ना, कि मतलब कि नोटा, मतलब यह, इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, लोगों के मन में लोगों का मत क्या है, लोगों को इसमें से कोई कैंडिडेट आगे, मतलब अगर जैसे चुनाव हो तो उसमें हम ऐसा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे पार्टियां कि हाँ, मतलब कि वो मतलब अपने कैंडिडेट का चुनाव थोड़ा शिक्षित, है ना, एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को क्या करेगी, टिकट देगी। ठीक है, हमारे संविधान कैसे केस चल रहा हो तो भी इलेक्शन लड़ सकता है। देखिए दीपक पांडे जी, केस चल रहा है तो इलेक्शन लड़ सकता है ना। मैंने वही तो पिछले क्लास में डिस्कशन भी किया था। अगर किसी के ऊपर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई भी केस चल रहा है ना, किसी ने मान लीजिए मेरे ऊपर किसी भी, मतलब आप किसी XYZ ने हमारे ऊपर झूठा केस कर दिया और केस चल रहा है, तो हम चुनाव जीत लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हाँ, किसी कोर्ट ने, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसने भी अगर हमें 2 साल का या 2 साल से अधिक का अगर हमें सजा सुना दिया है, जेल सुना दिया है 2 साल या 2 साल से अधिक का, तो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, या कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्लियर है। नोटा का मतलब नहीं, नोटा का मतलब इनमें से कोई नहीं, है ना, नन ऑफ द अबव, इस कैंडिडेट में से हमें कोई भी पसंद नहीं है। क्लियर है पॉइंट, आ गया सभी को समझ में। रैली में किसका पैसा खर्चा होता है? रैली में तो पार्टी का पैसा खर्चा होता है, पार्टी का फंड का पैसा खर्चा होता है ना, जो चुनाव लड़ती है पार्टियां, उसमें तो पार्टी का पैसा खर्चा होता है, वहां पर सरकार का पैसा खर्च नहीं होता है, जो चुनावी रैली होती है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। मान लीजिए एक कंडीशन ये भी हो सकता है ना, जैसे मान लो, ध्यान से समझना, ये 4 कैंडिडेट है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब समझना आपके लिए बहुत अनिवार्य है ना, तभी आगे की चीजें आप समझ पाओगे। ये मान लीजिए यहां पर 100 वोटर है ना, ए को मिला मान लीजिए कि 35 वोट मिला, बी को भी 35 वोट मिला, है ना, सी को मिला मान लीजिए 18 मिला, और डी को मान लीजिए 12 वोट मिला। अब इस कंडीशन में क्या होगा, है ना, अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर तो 2 कैंडिडेट हैं, उसको इक्वल वोट मिल गया, ए और बी को, तो यहां पर कौन जीतेगा फिर चुनाव? क्या यहां पर फिर से चुनाव होगा क्या? याद रखिएगा, नहीं, पर फिर से चुनाव नहीं होगा। यहां पर क्या होता है, अगर किसी 2 कैंडिडेट को इक्वल वोट मिल जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, टॉस होता है, टॉस किया जाता है, और टॉस में जो भी पर्सन के पक्ष में वो फैसला आता है, वो क्या होता है, चुनाव जीत जाता है। तो मुझे इतना समझाना था आप लोगों को। यहां तक पहले आप लोग अब इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग, है ना, इसके बारे में लिखने का काम कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक पहले आप लोग लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गवर्नेंस सिस्टम वगैरह देखेंगे, है ना, मोनार्की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे, है ना। अब देखिए, ये मतलब इसकी बात करें हम लोग तो ये कहां पर यूज होता है, डायरेक्ट इलेक्शन में। दूसरी बात याद रखिएगा, each voter have वैल्यू ऑफ 1 वोट, यानी कि यहां पर हर मतदाता के वैल्यू, मतलब जो मत का मान 1 होता है, हर मतदाता का 1 मत का मान होता है ना, मतलब एक अगर आपने वोट दिया तो आपका वोट का काउंट जो होगा 1 माना जाएगा। ठीक है, गांव वालों को कैसे बहकाएं, बिकॉज इस बार प्रधानी लड़नी है। अभी तुम्हारी उम्र है प्रधानी लड़ने की, आशुतोष बताओ, 21 वर्ष के हो गए हो, प्रधानी लड़नी है तो फिर इधर क्या कर रहे हो? हाँ, बताओ, प्रधानी लड़नी है तो गांव पे डिपेंड करता है ना। टॉस कैसे होता है, जो भी देखिए इलेक्टोरल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं ना, जब भी मतलब जहां पर जैसे डिस्ट्रिक्ट जिला, मतलब जो मतलब होता है ना, जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो होता है, वहां पर एक जगह होता है जहां पर मत वो चलता है, क्या कहता है, मतगणना, है ना, जो वोट होता है उसका काउंटिंग चलता है, वोटिंग का काउंटिंग होता है। और वहां पर जो होता है नॉर्मली, जो मतलब MP या MLA के चुनाव के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, वो कौन होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वहां पर, है ना। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, जब वहां पर चुनाव आ जाते हैं और 2 किसी कैंडिडेट को इक्वल वोट आता है, तो वो 2 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, और जो DM होते हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वो उन दोनों कैंडिडेट को सामने रख के एक सिक्का लेते हैं, सिक्का उछालते हैं, बोलते हैं भैया हेड या जो भी टेल बताइए,
ठीक है, तो वो जो भी होता है ऐसे चुना होता है, ऐसे जीता जाता है। ठीक है, चलिए, किसी 2 साल से कम की सजा है तो वो चुनाव लड़ सकता है, डेफिनेटली लड़ सकता है। विष्णु अभी बताया आपको, 2 साल या 2 साल से ज्यादा का मिला तब नहीं लड़ सकता, 2 साल से कम में लड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर। देखिए जो ये आपका एपीपीएस सिस्टम है ना, इसमें क्या होता है, विच एवर कैंडिडेट गेट मैक्सिमम वोट डिक्लेयर्ड विनर। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा मत मिलता है, यहां पर ऐसा कोई मिनिमम कोटा ऑफ विन नहीं है, सबसे ज्यादा मत मिलता है वो चुनाव जीत जाता है, अब कहेंगे सर इसका यूज कहां पर होता है ना, इसका यूज कहां पर होता है, तो यूज देन इसका एग्जाम्पल कहां पर है, कहां पर एपीपीएस सिस्टम का यूज होता है, ध्यान से समझिएगा। तो इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा यहां पर मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, लोकसभा। दूसरा ग्राम सभा यानी विलेज ग्राम सभा का चुनाव है। तीसरा याद रखिएगा, इसके बाद विधानसभा का चुनाव है ना। चौथा नगर निगम या नगर पालिका का चुनाव है, नगर निगम या नगर पालिका का चुनाव है। उसमें दोस्तों क्या होता है, इसका यूज होता है एपीपीएस सिस्टम का। ठीक है, क्लियर है यहां तक। जिला पंचायत क्या होता है, जैसे देखिए गांव लेवल पर क्या होता है ना, ग्राम पंचायत होता है ना, विलेज लेवल पर, तो उसी तरह क्या होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, जिला पंचायत होता है ना। जैसे ग्राम लेवल, विलेज लेवल पर, जो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो जिला पंचायत होता है ना, वो पूरे जिले के गांव का, पूरे जिले के विलेज का कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे उसका विकास, उसके ऊपर वो क्या करती है, निर्णय लेती है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, जिला पंचायत वगैरह भी पढ़ेंगे। ठीक है राहुल जी, जब हम आएंगे ना लोकल गवर्नेंस में, पूरा एक टॉपिक होगा हमारा जिला पंचायत। नेता घोटाला कैसे करते हैं, देखिए नितिल जी, ये हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट होता है कि रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा करिए जिसकी एग्जाम के लिए रेलिवेंसी हो। ऐसे नेता घोटाला कैसे करते हैं, आप लोगों को भी पता है कि मतलब फंड जितना आता है उसमें से, मतलब अगर 100 करोड़ आया किसी के लिए तो 20 करोड़ खर्चा करते हैं, 80 करोड़ अपने पास रखते हैं, है ना, यही होता है। बीडीसी की क्या भूमिका होती है, जब हम आएंगे ना, बीडीसी जो होता है अभिषेक कुमार गौतम जी, जैसे ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक के अंदर जो जैसे कि ग्राम लेवल पर मुखिया होता है ना, उसी तरह प्रखंड स्तर पर क्या होता है, बीडीसी होता है। ठीक है, तो उसका क्या काम होता है हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, वो प्रखंड स्तर पर क्या करता है। जैसे हमारे देश में क्या है, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर क्या होता है, मुखिया प्रधान, है ना, ये होता है। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, बीडीसी, या उसे प्रमुख भी कहते हैं, और जिला स्तर पर क्या होता है, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, है ना, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। एक जिले में कितनी लोकसभा होती है, वो जिले के पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है मनीषा जी। किसी जिले में 1 भी होता है, किसी जिले में 1 भी नहीं होता, किसी जिले में 2-3 भी हो सकते हैं। वो जिले के पॉपुलेशन के ऊपर निर्भर करता है कि क्या पॉपुलेशन है जिले का। ऐसा कोई फिक्स हमारे संविधान में नहीं लिखा गया। हमारे संविधान में हमारा मतलब ये है कि लोकसभा का जो सीटों का बंटवारा होता है वो सामान्यतः पॉपुलेशन के आधार पर होता है। ठीक है, तो सर कैग कुछ नहीं करते, कैग करते हैं जब वो क्या कहते हैं, पूरा देखते हैं, जांच करते हैं, तो उसमें कई सारे घोटाले उजागर होते हैं, ऐसा नहीं है। और किसी का कोई सवाल है, हम अच्छे लड़ाई में हैं इस बार इलाहाबाद से, बहुत बढ़िया आशुतोष जी, वेरी गुड। और किसी का कोई सवाल है, देखिए इसके आगे की स्टोरी जो है हम लोग कल की क्लास, मतलब जो नेक्स्ट क्लास है, कल तो हमारी क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। अगर रेगुलर हो जाती है तो देखते हैं कब से रेगुलर होती है। हाँ, कुछ स्टेप्स जैसे प्रिपरेशन अच्छे से देखिए। सुधांशु जी, पहले तो आपको ना अपना गोल सेट करना है कि आपका एग्जाम जो है कब है, मतलब कौन से डेट पे है, कौन कौन सा एग्जाम आपका टारगेट है। पहले आप ये सेट करो
उसके बाद देखिए क्या है ना कि आप अपने दिन में जितने भी घंटे, मान लीजिए कि 8 घंटे पढ़ते हैं, तो आप उसे 2-2 घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर लो, है ना। मान लीजिए 10 घंटे पढ़ता है तो इसी तरह 5 स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। सुबह सुबह उठ करके आप क्या करो, सुबह सुबह उठ करके आपने एक टाइम टेबल बना लो कि हमें आज दिन में ये चीजें करनी है। सुबह उठकर सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए कि 2 घंटे हमें मैथ पढ़नी है, 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 2 घंटे जीके पढ़ना है, 2 घंटे करंट पढ़ना है, 1 घंटे रिवाइज करना है, 1 घंटे मॉक देना है, जो भी है। और सुबह से लेकर शाम तक आप उसे करने में क्या करो, लग जाओ। शाम में सोने से पहले आप देखो कि जो हमारा टारगेट हमने सुबह सुबह सेट किया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्या कारण रहा, उस कारण को चेक करिए। अगले दिन कोशिश करिए कि आप उस जो भी आप सुबह टारगेट सेट कर रहे हैं उस टारगेट को फुलफिल करिए। वीक में 15 दिन में एक आध दिन का ब्रेक ले सकते हैं आप, है ना। एक दिन जैसे पढ़ते पढ़ते थक गए तो एक दिन कहीं घूमने चले गए, किसी दोस्त के पास चले गए, पार्टी करने चले गए, है ना। ये 15 दिन में एक दिन का आप ब्रेक ले सकते हो, है ना। इसी तरह आप क्या करते हैं, पूरे मंथ का गोल सेट करिए कि हाँ हमें इस पूरे मंथ में ये चीजें हमें क्या करनी है, फिनिश करनी है ना। तो ये जब आप सेट करोगे ना चीजों को, तो आप देखोगे कि नहीं आपके अंदर ना क्या होगी, धीरे धीरे आपके अंदर सुधार होता रहेगा। ठीक है सर, केजीएस बैच से एनडीए में कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? देखिए मनीषा जी, ये मतलब नंबर, एक्चुअल नंबर तो मुझे भी पता नहीं है इसका, है ना, लेकिन हाँ काफी बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, हम अभी से नोट्स रटना शुरू कर दें क्या? रॉट रटना नहीं है, वही तो आशुतोष जी, रटना नहीं है, समझना है। समझ के रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, है ना। 11 में है, 2025 में, तो बहुत बढ़िया दीपक, फिर तो आपके पास काफी टाइम है। सर लोकसभा क्यों बनाया जाता है? निखिल पाल जी, लोकसभा इसलिए बनाया जाता है ताकि पूरे देश के जनता के लिए, पूरे देश में जो लोग हैं उनके लिए कानून बनाया जा सके, उनके ऊपर शासन किया जा सके, इसीलिए लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी का गठन होता है। ठीक है सुधांशु, आपका क्लियर हो गया ना? और भी कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। एनीवन हैव एनी डाउट? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, वो हमारा टॉपिक होगा टाइप ऑफ गवर्नमेंट। यानी उसमें हम लोग देखेंगे मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है, ऑलिगार्की क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, टोटलिटेरियनिज्म क्या है ना, थियोक्रेसी क्या है ना। और भी कई सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, जैसे उसकी हम लोग बात करेंगे, जैसे इजराइल है आपका, और भी कई सारे इराक है, ये सभी क्या थियोक्रेट्स है, कैसे है हम लोग बात करेंगे। ईरान है, अफगानिस्तान है ना। ये निखिल, ये स्टेट टू स्टेट वारी करता है बाबू, है ना। लोकसभा में विधायक नहीं होते, सबसे पहले लोकसभा में एमपीज होते हैं, है ना, मेंबर पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है, मनीषा राजपूत जी, गर्ल्स के लिए कितनी सीटें? ये नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा मनीषा आपको, इसका मुझे आइडिया नहीं है। नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, वहां पर आपको पता चलेगा, है ना। ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? वेरी गुड, अच्छा सवाल है विष्णु का। देखिए ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या फर्क है, किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर जो ऐसे लोग जो कि मतदाता सूची में जिनका नाम है, मान लीजिए ग्राम पंचायत में टोटल 2000 लोग रह रहे हैं, है ना, लेकिन उसमें से 18 वर्ष से ऊपर के 1200 लोग ही हैं। वो 1200 लोग 18 वर्ष के ऊपर के हैं, लेकिन उनमें से 1000 लोग ही ऐसे हैं जिनका नाम किसमें है, वोटर लिस्ट में है। वो 1000 लोग जो होंगे वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे, जिनका वोटर लिस्ट में नाम, जो एलिजिबल वोटर्स हैं। क्लियर है, समझ में आ गया विष्णु जी? सर जिन लोगों का रिटर्न निकलता है तो क्या उनका एसएसबी भी निकला? एसएसबी की तैयारी की कराई जाती है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कितने अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, है ना, उनको उसके लिए लेकिन तैयार किया जाता है। 3 घंटे अपने से पढ़ाई करता हूँ पर डे, ज्यादा इसको नंबर को बढ़ाइए, है ना। अच्छा 7 घंटे क्लास हो जाती है, तो हाँ ठीक है, फिर अभी तो 3 4 4 घंटे भी अगर करते हैं तो सही है सुधांशु जी, है ना, 4 घंटे भी करिए। आशुतोष जी क्या बताते सर, जिन लोगों का रिटर्न निकलता है, बताया तो उसके लिए तैयारी करवाते हैं। कितनी सीट है, ये तो आपका नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन में पता चलता है कि कितनी सीटें हैं किसके लिए। ठीक है, और किसी का कोई डाउट टॉपिक से रिलेटेड, और कोई डाउट है किसी का, बताइए। नहीं है? ठीक है,
चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, जिस दिन भी आपकी अगली क्लास होगी। आई थिंक अगर रेगुलर होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मंडे को आपकी अगली क्लास होगी, उसमें हम इसके आगे के मुद्दों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड